जादुई सोने के बालों का तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। अवनी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अवनी के माता पिता के मरने के बाद अवनी के चाचा ने अवनी को गोद ले लिया था, लेकिन अवनी की चाची उसे अपनी बेटी नहीं मानती थी। अवनी के चाचा अवनी से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था। अवनी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके लंबे, घने, काले, रेशम से सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। अवनी के चाचा के काम पर जाने के बाद अवनी की चाची उससे बहुत काम कराती थी। मुस्कान दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। हर जगह पर अवनी की तारीफ होती थी, इसलिए दोनों माँ बेटी अवनी से बहुत जलती थी। एक दिन उनके घर पर सूट बूट में एक आदमी आता है। वो अवनी की चाची से कहता है, हेलो मैम, मैं ग्रुप ऑफ सरकारी इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ। क्या मैं मिस अवनी जी से मिल सकता हूँ? हाँ, उससे पहले मुझे बताओ कि आपको उससे क्या काम है। उसके बाद वो अवनी को आवाज लगाती है, अवनी 2 चाय और नाश्ता लेकर आओ। आप पहले उनको बुला दीजिए, चाय पानी तो होता रहेगा। थोड़ी देर में अवनी चाय और नाश्ता लेकर वहाँ आती है। उसे देखकर वो आदमी कहता है, मैम, ग्रुप ऑफ सरकारी इंडस्ट्री के मालिक अनुराग सरकार ने आपको अपनी कंपनी के लिए रोल मॉडल के लिए ऑफर किया है। हमने मेल भी किया था, पर आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मैंने तो मॉडलिंग में अप्लाई नहीं किया। वो एक्चुअली आपने अपने कॉलेज में एक फंक्शन में मॉडलिंग की थी। उस शो के जज हमारे सर मिस्टर अनुराग सरकार ही थे। वहाँ देखकर उन्होंने आपको हमारे ब्रांड्स के लिए मॉडल डिसाइड कर लिया था। ये कुछ फॉर्म है, आप उन्हें फिल कर दीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद मुस्कान और उसकी माँ अंदर ही अंदर अवनी को बर्बाद करने की साजिश रचने लगे। माँ, अब वो महारानी बाहर जाकर कमाएगी, अब उसके भाव बढ़ेंगे, हीरोइन जो बनने वाली है। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसकी सुंदरता, उसके बाल, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। उसके साथ हम जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, वरना कहीं अगर उसमें थोड़ा दिमाग आ गया तो पुलिस का चक्कर ना हो जाए। धीरे धीरे मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। थोड़ी देर बाद अवनी के चाचा भी घर आते हैं। उसके बाद अवनी अपने चाचा को सारी बात बताती है। क्या कहा? ग्रुप ऑफ सरकार? वो तो बहुत बड़े लोग हैं बेटी, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। उस रात अवनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अगले दिन ग्रुप ऑफ सरकार कोलैबोरेशन के लिए ऑडिशन देने जाना था। अवनी सो गई। उसके सोने के बाद उसकी चाची और मुस्कान दबे पांव अवनी के कमरे में जाते हैं और अवनी के सारे बालों में च्युइंगम चिपका देते हैं और दबे पांव वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह उठकर जब अवनी खुद को आईने में देखती है, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान और उसकी माँ अवनी के कमरे में आते हैं और उसके चाचा भी हड़बड़ी में वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? चिल्लाई क्यों थी? देखिए ना चाचा जी, मेरे बालों में किसी ने च्युइंगम लगा दी। आज मुझे ऑडिशन के लिए जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी? मेरे बालों से च्युइंगम कैसे निकलेगी? चाची और मुस्कान बिल्कुल मासूम बनकर वहाँ खड़े थे। हाय राम, भगवान भी कैसे दिन दिखाता है, आज ही तेरे बालों में च्युइंगम लग गई, बहुत बुरा हुआ। माँ, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। आप यहाँ क्या खड़े हैं, काम पर नहीं जाना क्या? यहाँ मेरी बच्ची की ये हालत है और मैं काम पर कैसे चला जाऊँ? देखिए, हमें भी अवनी की बहुत चिंता है, उसे मैं देख लूंगी, आप काम पर जाइए। अपनी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चाची है ना यहाँ। ये सब बोलकर चाची चाचा को काम पर भेज देती है और घर पर वो दोनों मिलकर अवनी के बाल काट देते हैं। ये आप क्या कर रही है चाची? मुझे अपने बाल नहीं कटवाने। हम बस वहाँ के बाल काटेंगे जहाँ च्युइंगम लगी है, तुम चिंता मत करो अवनी। हाँ, बस थोड़े से ही बालों की बात है। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती अवनी के धीरे धीरे सारे बाल काट देते हैं और उसे टकला कर देते हैं। अवनी रोते हुए कहती है, ये हम दोनों ने क्या किया? मेरे सारे बाल काट दिए। अब तू ही सोच, अगर तू बाहर जाकर काम करेगी तो घर का काम कौन करेगा, है ना बेटी? चल, अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से घर का सारा काम कर दे। ये बोलकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अवनी रोते रोते घर का सारा काम करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, पिताजी, अगर आप दोनों जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखने की जरूरत नहीं होती।
चाची मुझसे बहुत काम करवाती है। एक बार को मुझे सब मंजूर था, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे बाल ही छीन लिए। अपने बालों की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन चाची ने मेरा वो भी मौका छीन लिया। माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रोते रोते अवनी सो जाती है। अवनी की चाची उसके चाचा को अवनी के बाल कटने का कारण झूठ बताती है और उसे अवनी से मिलने जाने से रोक देती है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी वो सो रही है। लेकिन सुबह मुझे जल्दी निकलना है और मैं कल जाऊंगा तो अगले महीने ही आ पाऊंगा। समझा कीजिए, अभी वो सो रही है, बाद में मिल लेना। ये बोलकर वो उसके चाचा को सुला देती है और सुबह भी चाचा को अवनी से मिलने नहीं देती। चाचा जल्दी उठकर 1 महीने के लिए अपने काम पर चले जाते हैं। उसी रात अवनी के सपने में उसकी माँ आकर अवनी से कहती है, बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नहीं दे पाई, उससे पहले ही चल बसी। मुझे पता था कि तेरी चाची तुझ पर इतना जुल्म करेगी, लेकिन अब वक्त आ गया है सबको सबक सिखाने का। सपने में अवनी अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, चाची को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ऊंची उड़ान उड़नी है। चिंता मत कर बेटी, बहुत साल पहले दूर पहाड़ों के पीछे जंगल के पास एक तालाब हुआ करता था। आज भी वो तालाब वही है। उस तालाब के पास जाकर तुम उसे अपनी सारी समस्या बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुबह उठकर अवनी अपने सपने के बारे में सोचने लगती है और सुबह सुबह ही तालाब के पास जाने के लिए घर से निकल ही रही थी। इतने में ही उसकी चाची बोली, कहाँ जा रही है महारानी सुबह सुबह? घर का काम कौन तेरी मरी हुई माँ अगर करेगी? नहीं नहीं चाची, मैं ही कर देती हूँ। उसके बाद अवनी घर का सारा काम करती है। सारा काम करने के बाद वो फौरन पहाड़ों के पीछे जंगल के पास वाले तालाब के पास पहुँचती है और उस तालाब के सामने खड़ी होकर अपनी सारी परेशानी जाहिर करती है। सब सुनने के बाद तालाब बोलता है, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ अवनी, वो बहुत अच्छी इंसान थी और तुम्हारे अंदर मुझे उनकी परछाई नजर आ रही है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम मेरे तालाब से पानी निकालकर उस पानी से अपना सर धो लेना। उसके बाद तुम्हारे सर पर पहले से भी सुंदर सोने की तरह बाल आ जाएंगे। उसके बाद अवनी उस तालाब से 1 बाल्टी पानी निकालकर अपना सर धो लेती है। सर पर पानी डालते ही अवनी के पहले से भी सुंदर सोने की तरह दिखने वाले बाल आ जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने करियर की तरफ बढ़ सकती हूँ। तुम अपने काम में जरूर सफल होगी। आपका शुक्रिया। इसके बाद अवनी फौरन ग्रुप ऑफ सरकार के मालिक के पास जाकर कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। उसके बाद अवनी मॉडलिंग करती है और 2 दिन तक अपने घर नहीं जाती। उसे रहने के लिए कंपनी वाले ही होटल दे देते हैं। 2 दिन बाद उसकी फोटो मैगजीन और अखबारों में छपती है। उसकी फोटो अखबार में देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाते हैं। माँ, इसे देखो, ये तो अवनी है ना? दिखा तो जरा। अरे हाँ, ये तो अवनी ही है, लेकिन ये हीरोइन कैसे बन गई? इसके पहले से भी सुंदर सोने की तरह दिखने वाले बाल कैसे आए? और ये 2 दिन से कहाँ है? हमें कुछ भी नहीं पता। हमें उसे ढूंढना चाहिए था माँ। अरे बाबा, मुझे तो लगा था कि कहीं जाकर मर गई और हमारे सर से उसकी शादी का बोझ हट गया। लेकिन आपकी सोच से बिल्कुल परे हुआ माँ। ये तो तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है। मुस्कान और उसकी माँ को बहुत अफसोस होता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसके बाल काट दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब अवनी बहुत पैसे कमा रही थी और उस पैसे का एक भी भाग उन्हें नहीं मिल रहा था। वहाँ दूसरी ओर जब चाचा टीवी पर अवनी को देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं और फौरन अवनी को फोन कर कर बधाई देते हैं। बेटी, तेरी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा मौजूद था, शायद मैं इसलिए ये सब कर पाई। आप वापस कब आएंगे चाचा? मैं अपनी बिटिया से मिलने जल्द ही आऊँगा। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं।
आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती, मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूं। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी, इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुंचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम से लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं।
कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वीलोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वीलोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परीलोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी, ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुँचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वीलोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वीलोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।